एलएसी पर तनाव कम करने के लिए भारत चीन के बीच हुई कूटनीतिक बातचीत। जून में पहली बार दोनों देशों के बीच हुई कूटनीतिक चर्चा। पूरे मुद्दे पर बातचीत कर तनाव कम करने के विकल्पों पर दिया ध्यान। तो वहीं अब आरबीआई की निगरानी में सभी कोऑपरेटिव बैंक। मोदी कैबिनेट ने दी अध्यादेश को मंजूरी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। तो वहीं सोनिया, राहुल और कांग्रेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। बीजिंग में सीपीसी के साथ हुए करार की मांगी जानकारी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए दी मंजूरी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार का किया धन्यवाद। कहा, पर्यटन के लिए कुशीनगर को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी अपनी पत्नी संग पहुंचे सिरोही माउंट आबू के अंबाजी मंदिर। मां जगदम्बे की आरती कर की पूजा अर्चना। देश में शांति और खुशहाली को लेकर की कामना। नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। तो चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की कुछ मुख्य खबरों पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएमआर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एसीबी की नई हेल्पलाइन की लॉन्चिंग की। इस दौरान गहलोत ने फोन लगाया तो एसीबी हेल्पलाइन नंबर पर उनका स्वागत किया गया। फिर मैं क्या मदद कर सकता हूं, ये पूछा गया। साथ ही इस हेल्पलाइन के माध्यम से किस तरह की शिकायतें ली जाएंगी उसके बारे में भी बताया गया। गहलोत ने भी कहा कि उम्मीद करते हैं आप लोगों की शिकायतों को सुनकर उनका निदान करेंगे। तो वहीं जयपुर के एंटी करप्शन ब्यूरो के जालाना में एक और नया भवन मिल गया है। सीएम अशोक गहलोत ने आधिकारिक रूप से इस भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान एडीजी सौरभ श्रीवास्तव, एडीजी दिनेश एमएन सहित एसीबी के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। एडीजी सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि नए भवन में जयपुर एसीबी टीम की चारों यूनिट, थाना टीम और जयपुर और ग्रामीण चौकी और स्पेशल विंग काम करेंगी। वहीं इस भवन में भी हवालात बनाया जाएगा। नए बिल्डिंग है, हमारे वहाँ पुराने बिल्डिंग में जगह कम थी, तो इस वजह से जो जयपुर शहर की सारे जो 4 यूनिट्स है, जयपुर 1, 2, 3, 4, इनको यहाँ शिफ्ट किया है। जयपुर शहर की जो पूरा काम है, जो यहाँ की जो चौकियाँ है, वो यहाँ से काम करेंगे। प्लस हमारे जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन का काफ़ी काम भी यहाँ से होगा। अभी तक एसीबी का जो राजस्थान का प्रदेश मुख्यालय था, जो डीजी साहब का ऑफिस है और जिसमें पूरे प्रदेश के सारे कामकाज की समीक्षा और केंद्र की तरह जो काम करता था, उसी भवन में जयपुर की जो फील्ड यूनिट्स हैं वो भी काम कर रही थी। तो हमारे जयपुर शहर की चौकियां हैं, हमारे जयपुर ग्रामीण की चौकियां हैं, हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, थाना, कंट्रोल रूम, इंटरोगेशन सेंटर, ये सारी चीज़ें उसी भवन में चल रही थी और कुल मिला के हमें वहाँ जगह की कमी होती थी। अब राज्य सरकार द्वारा हमें ये जो भवन दिया गया है, इसमें हमारी जितनी फील्ड यूनिट्स हैं, जो जयपुर शहर की, जयपुर ग्रामीण की और दूसरी हमारी फील्ड यूनिट्स हैं, जो हमारा पुलिस थाना चलता है, जो हमारी हवालात है, जो हमारा इंटेरोगेशन सेंटर है, वो कंट्रोल रूम है, वो अब सब यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। राजस्थान से राज्यसभा सांसद बने नीरज डांगी ने राज्यसभा चुनाव के नतीजों को लेकर बातचीत की है, जहां उन्होंने न्यूज इंडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाई। तो वहीं कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट रहे। तो वहीं इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता रहमतुल्लाह खान ने नीरज डांगी से खास बातचीत की। के कार्यकर्ता के रूप में सफर तय कर यूथ कांग्रेस से होते हुए आज राज्यसभा सांसद के रूप में हमारे साथ मौजूद है नीरज डांगी, जो नवनिर्वाचित हैं। नीरज जी, कैसा महसूस करें, कैसा अनुभव महसूस करें जो राज्यसभा में पहुँच गए हैं? यूथ कांग्रेस से लेकर के छोटे कार्यकर्ता के रूप लेकर के आपने काम किया है। निश्चित रूप से आज मेरा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एज ए सांसद पहला दिन है और एक मंदिर के रूप में कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए मैंने इस भवन से, इस जगह से, यहाँ के पदाधिकारियों से और अध्यक्ष जी से बहुत कुछ सीखा है। यही कहना चाहूँगा कि जब कार्यकर्ता इस मुकाम पे पहुँचता है, एक संदेश है उन तमाम साथियों के लिए जो
लंबे समय तक तो काम करते हैं संगठनात्मक ढांचे में एक पदाधिकारी के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, लेकिन जब कभी कभी ऐसे भी मौके आते हैं कि कुछ महत्व कभी कभी नहीं मिल पाता साथियों को, वो निराश होकर के घर बैठ जाते हैं। ऐसी परिस्थितियां जीवन में आती हैं। मेरे साथ भी कई बार ऐसा मौका आया है जब हम लोग निराशा की ओर जाते हैं, लेकिन मैंने कभी भी जो है उम्मीद नहीं छोड़ी। पार्टी संगठन में जब भी कोई मौका पार्टी ने दिया, चाहे छोटे स्तर पर दिया हो चाहे बड़े स्तर पर दिया हो, उसको बखूबी अंजाम देने का काम मैंने किया और उसमें सफलता इसी बात से सामने दिखती है कि जब निरंतर सक्रियता हम लोग संगठनात्मक ढांचे में रखते हैं तो एक रिवार्ड पार्टी आने वाले समय में ज़रूर देती है, जो मुझे मिला है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कांग्रेस परिवार को। आप पहले कई बार आपने हार भी चुके हैं और फिर भी आप डटकर रहे मैदान में और आज आप राज्यसभा में पहुंच गए हैं। देखिए, ये पुनः मैं कहना चाहूँगा वही बात को कि लगातार निरंतर सक्रियता रखनी चाहिए। उतार चढ़ाव जीवन का अंग है। राजनीति में कुछ भी फाइनल नहीं होता। जैसे कहते हैं राजनीति में दुश्मनी दोस्ती नहीं होती है कभी भी परमानेंट। उसी तरीके से जो है नेगेटिव कोई अगर समय आता है राजनीति में तो नेगेटिव समय भी परमानेंट नहीं होता है। कामयाबी निश्चित रूप से काम करने वाले की कदम चूमती है और ऊपर वाले ने बहुत छप्पर फाड़ के मेरे लिए तो नवाजा है मुझे, कांग्रेस पार्टी को। इसके लिए मैं निश्चित रूप से शीर्ष के नेताओं को और मेरे साथ के तमाम उन साथियों को जो है उनकी विशेष ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा। राज्यसभा चुनाव में लंबा घटनाक्रम चला, आरोप लगे, आरोप प्रत्यारोप हुए गए। कांग्रेस ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप भी लगाया, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब 3 सीटें थीं, 3 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव राजस्थान में था। 18 मार्च को नॉमिनेशन विड्रॉल का अंतिम दिन था। हम लोग मान के चल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चौथा उम्मीदवार उतारा है उसे वो विड्रॉ करेंगे, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव जो है वो विधायकों के आंकड़ों पर निर्भर करता है। 200 विधायकों में जहां 125 का आंकड़ा कांग्रेस के साथ में क्लियर था, भारतीय जनता पार्टी 72 पे थी। 3 जो आरएलपी के विधायक थे वो भी संशय में थे कि वो किस तरफ जाएंगे, वो अंतरात्मा की आवाज़ बनना चाहते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चौथे उम्मीदवार को उतार करके ये दर्शा दिया कि जो देश में चल रही परिपाटी उनकी, वैसी ही जो है साजिश की राजनीति राजस्थान में भी वो करना चाहेंगे। और वो कोशिश भी नाकाम कोशिश कहूँगा मैं, नाकाम कोशिश उनकी रही, कामयाबी उनको हासिल नहीं हो पाई। उन्होंने निश्चित रूप से ये जो है कोशिश की होगी हमारे विधायकों को तोड़ने की, लेकिन मजबूती के साथ में कांग्रेस के विधायकों ने दर्शा दिया कि कांग्रेस का विधायक जो ये एक धरती रही है, रण की भूमि रही है, ये राजस्थान के लोग हमेशा से अपने आप में बहुत सुदृढ़ मजबूत रहे हैं, ईमानदार रहे हैं। उन्होंने अपनी ईमानदारी जो है वो राज्यसभा के चुनावों में दिखाई। तो ये हमारे साथ नीरज डांगी ने साफ तौर पर कहा है कि जिस प्रकार से षड्यंत्र करके बीजेपी ने जो असफल यानी कि पूरा डाउन करने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाई। सहयोगी केदार शर्मा के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। वहीं जयपुर में बढ़ती मोबाइल चोरी, लूट और गुमशुदगी की घटनाओं को लेकर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने एक अनूठी पहल शुरू की है, जहां अब तक पुलिस ने करीब 2200 मोबाइल फोनों की तलाश कर उनको मालिकों तक पहुंचाने की शुरुआत की है और चोरी हुए मोबाइल फोन को उनके मालिकों तक पहुंचाया गया है। राजधानी जयपुर के पुलिस ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की, करीब 1422 मोबाइल को बरामद किया। जयपुर कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव हमसे बातचीत करने के लिए। सर, एक बड़ी सफलता है, सालों से लोगों के मोबाइल गुम होते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं, लेकिन जयपुर पुलिस ने इन मोबाइलों को ढूंढ निकाला है। लॉकडाउन पीरियड में जो हमारी सीएसटी की टीम है, जो कि पहले ऑपरेशन क्लीन स्वीप ड्रग फ्री जयपुर के लिए चला रही थी, तो लॉकडाउन के दरमियान उस कार्यक्रम को, ड्रग फ्री जयपुर के कार्यक्रम को कुछ समय के लिए पॉज किया गया, होल्ड पर रखा गया। तो हमारे सामने एक और समस्या अक्सर आती थी कि लोग शिकायत करते थे कि उनके मोबाइल फ़ोन या टैबलेट या उनके चीज़ें गुम हो गई हैं जिसमें उनकी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। इस टीम को उस पर लगाया गया और इस टीम ने मात्र 3 महीने के अंदर टेक्निकल एनालिसिस और टेक्निकल ट्रैकिंग ट्रेसिंग करते हुए मात्र 3 महीने के अंदर 2200 से अधिक मोबाइल रिकवर किए, जिसमें से लगभग 800 मोबाइल थानों के माध्यम से वितरित किए जा चुके हैं और 1432 मोबाइल आज उनको यहाँ पे कमिश्नरेट में एक साथ जो भी इनके एंड यूजर्स हैं, जो जिनके ये मोबाइल हैं, उनको बुला करके दिया जा रहा है।
कुछ इस दौरान कुछ गिरोह भी चिन्हित हुए होंगे, कोई मोबाइल लेने वाला, कोई खरीदने वाला, कई लोग इसमें कुछ ऐसे लोग सामने आए हैं जो बार बार चोरी गुम मोबाइल, उनके पास एक से ज़्यादा मोबाइल मिले हैं या वो ग्रे मार्केट में सप्लाई करते थे, इस तरीके की बातें आई हैं। उन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताइए सर आपकी टीम को। तो ये थे आनंद श्रीवास्तव, जयपुर कमिश्नर। एक बार मैं आपको ये नज़ारा भी आपको दिखाऊंगा। ये कोई मोबाइल की दुकान नहीं है, ये कोई मोबाइल का शोरूम नहीं है, बल्कि ये वह मोबाइल है जिनको जयपुर की CST टीम, DST टीम और थाना पुलिस ने अलग अलग राज्य, अलग अलग शहरों में जाकर बरामद किया है। तो कह सकते हो एक बड़ी सफलता है। विमल जी भी, हम एक बार विमल जी से बातचीत करेंगे। विमल जी ने पूरे एडिशनल DCP है, इस पूरे ऑपरेशन को उन्होंने मॉनिटरिंग किया है और एक बड़ी सफलता यहाँ पर जयपुर पुलिस को, क्योंकि जिनके मोबाइल गुम हो जाता है आप उनकी परेशानी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोबाइल गुम होना कितना परेशानी होती है। और साल, 2 साल, 3 साल तक ये मोबाइल उनके गुम थे और आज अचानक से उनके पास फ़ोन आया है कि आपका मोबाइल जो है वो मिल चुका है। परिवादी यहाँ पर आए हैं, उनके चेहरे पर एक खुशी की लहर है। तो वाकई जयपुर पुलिस की ये अच्छा काम है, सराहनीय काम है। उम्मीद करते हैं इस तरह का सराहनीय काम जयपुर पुलिस कंटिन्यू रखे और इस तरह के जो भी लुटेरे होते, चाहे वो मोबाइल लूट वाले हो, चाहे वो चेन स्नेचर हो, कोई भी लूटर है, उनको जयपुर पुलिस इसी तरह से गिरफ्तार कर जो परिवादी है उनका सामान जो है बरामद करती रहे। सहयोगी जितेश शर्मा के साथ दीपक चावला, न्यूज इंडिया, जयपुर। तो वहीं राजस्थान में अनलॉक लॉकडाउन के दौरान ACB टीम अलर्ट हो गई है। रिश्वतखोरी के खिलाफ ACB टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं ACB मुख्यालय में DG ACB आलोक त्रिपाठी, ADG सौरभ श्रीवास्तव और दिनेश शैमन प्रदेश भर के तमाम ACB के अधिकारियों की VC लेंगे। इस दौरान कामकाज का फीडबैक भी लिया जाएगा। वहीं अनलॉक लॉकडाउन के दौरान किस तरह से ACB की टीम आगामी दिनों में कार्रवाई करेगी, इसकी भी रणनीति तैयार की जाएगी। सूत्रों की माने तो लॉकडाउन के दौरान ACB को कई भ्रष्टाचारी की सूचना भी मिली है। मीटिंग होती है, वो मीटिंग अब क्योंकि ये कोरोना की चल रहा है इसलिए हम VC ले रहे हैं। वो तो हमारा जो हर समय समय पर हमारे चौकियों से बात करते हैं और हमारे जिलों से बात करते हैं, उनकी प्रोग्रेस लेते हैं और उनकी कोई समस्या है उनके बारे में बात करते हैं। ये VC हो रही है, तो DG साहब इसको पूरा एड्रेस करेंगे। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते आगे, जयपुर की ACB टीम ने टोंक में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल ACB टीम को सूचना मिली थी कि मुख्य शिक्षा अधिकारी शिवराम यादव दलाल सीताराम अग्रवाल के मार्फत एक परिवादी से स्कूल सेंटर के नाम पर 50,000 की रिश्वत की डिमांड कर रहा है, जिसके बाद ACB ने कार्रवाई करते हुए दलाल सीताराम अग्रवाल और मुख्य शिक्षा अधिकारी शिवराम यादव को गिरफ्तार कर लिया है। शिक्षा अधिकारी पैसा मांग रहा था और दूसरे कोई लेक्चरर है उसी के थ्रू मांग रहा था, 50,000 मांगा था। तो पहले जो वो दलाल है उसको पैसा दिया गया 50,000। उसके बाद वो हमारे परिवादी के साथ ले जाके मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को दिया। उसके बाद दोनों को अरेस्ट किया है। 50,000 का ट्रैप है ये। तो वही गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी अपनी पत्नी अंजलि रूपाणी के साथ अंबाजी पहुंचे, जहां दोनों ने अंबाजी मंदिर में मां जगदम्बे के दर्शन किए और मंगला आरती की और मां का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने देश और प्रदेश में शांति और कोरोना महामारी के शमन की कामना की। उन्होंने माताजी के शिखर पर ध्वज फहराया। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। अषाढ़ी बीज थी, पवित्र दिवस। सवारे घણા વખત પછી ગાંધીનગરથી અમદાવાદ ગયો જગન્નાથ મંદિર અષાઢી બીજની યાત્રાનો શુભારંભ કરાવવા અને ગઈકાલે સાંજે ગાંધીનગરથી સૌથી પહેલો પ્રવાસ 3 મહિના પછી અંબાજી આવ્યો છું। મા અંબાના સવારે દર્શનને આરતી કરી પ્રાર્થના કરી છે કે ગુજરાતને જલ્દી કોરોના મુક્ત કરે અને કાયમ મા અંબાના આશીર્વાદ ગુજરાતની રક્ષા કરે, ગુજરાત ખૂબ આગળ વધે।
तो वही सीकर की नीमका थाना पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस ने दीपावास निवासी कालूराम को फर्जी दस्तावेज बनाकर 16 लाख रुपए का लोन उठाने के मामले में गिरफ्तार किया है। तो वहीं दूसरी ओर तिवारी का बास निवासी प्रकाश यादव को छेड़खानी और रुपए ऐंठने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी कई दिनों से फरार चल रहे थे। श्री प्रकाश अनूप पालाराम यादव निवासी नवोड़ी तन तिवाड़ी के पास सदर, इसके खिलाफ 2 प्रकरण पुराने, जिसमें छेड़खानी, घर में घुस के छेड़खानी करने का, और एक दूसरा प्रकरण जिसमें रुपए ऐंठने के बाबत, इस पे दोनों में इसके न्यायालय से वारंट जारी हो रखे थे 299 के, जिसे कल रात को गिरफ्तार किया गया। आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। मेर सिंह निवासी चीपलाटा ने मुकदमा दर्ज कराया मेरी फर्जी दस्तावेज तैयार करके, और कालू सन ऑफ गोकुलराम मीणा निवासी खारडा तन भगवानपुरा, जिसने लोन ले लिया करीब 16 लाख रुपए का। और जब किस्त की बारी आई तो मेरे पास नोटिस आया, उस नोटिस के आधार पर मैंने मुकदमा दर्ज कराया। तो इसको भी परसों के दिन गिरफ्तार किया करके। देश रक्षा और बलिदान के लिए विख्यात शेखावटी क्षेत्र का एक और लाडला अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। आपको बता दें कि मंडावा क्षेत्र के दिनवा गांव का ये मामला है, जहां दिनवा निवासी राहुल जांगड़ विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी में कार्यरत था। उसका गत दिन ड्यूटी के दौरान शिप पर कार्य के दौरान इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगने से निधन हो गया, जिसे नेवी के अधिकारी नाविक राहुल जांगड़ के पार्थिव शरीर को लेकर दिनवा पहुंचे, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। हमेशा सबसे ज़्यादा सैनिक हमारे राजस्थान से हुए हैं और सबसे ज़्यादा शहीद भी हुए हैं। राहुल INS राजपूत में ड्यूटी पे थे और वहीं पे जो काम चल रहा था उसके वजह से कोई ज़्यादा करंट आया, क्योंकि जहाज़ में आप लोग जानते हो कि पूरे बिजली का काम वगैरह सब कुछ होता है, और ये बहुत दुख भरी घटना हो गई। अभी हमें इनके रिपोर्ट नहीं मिले हैं बैटल कैजुअलिटी के या पीस कैजुअलिटी के। जो आर्मी का ये टर्म है कि बैटल कैजुअलिटी होती है एक, और एक पीस कैजुअलिटी होती है, तो वो इंक्वायरी चल रही है और हमें पूरा यकीन है कि हमें इनका बैटल कैजुअलिटी का जो सर्टिफिकेट आ जाएगा, तो फिर उसके बाद हम अपने राज्य सरकार से जो भी सुविधा है वो सब दिलाने की कोशिश करेंगे। तो रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। बढ़ती आगे, कोरोना महामारी के बीच अब बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई है, जहां श्री गंगानगर के श्री करणपुर में बोर्ड की परीक्षा देने आने वाले छात्र छात्राओं की परीक्षा केंद्रों के प्रवेश द्वार पर ही थर्मल स्क्रीनिंग करने और हाथों को सैनिटाइज करवाने के बाद ही परीक्षा कक्षों में भेजा जा रहा है। तो वहीं भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा मुद्दे पर तनाव जारी है। बताया जा रहा है कि दोनों देशों की सेनाओं ने तनाव को कम करने पर बात की है, लेकिन चीन विवाद को लेकर जमकर कांग्रेस और बीजेपी में वार हो रहा है। इस मामले पर जैसलमेर प्रवास पर आए ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि कांग्रेस सेना के साथ खड़ी है, उनके हर निर्णय को हमारा समर्थन है, लेकिन हमारा सरकार से ये भी सवाल पूछने का अधिकार है कि आखिर सीमा पर हालात कैसे हैं। डाउन किसी नेता ने नहीं किया है, पूरा देश सेना के साथ है। कांग्रेस के नेताओं ने केवल ये रखा है कि भाई आप हकीकत बताएं कि वहाँ पर क्या स्थिति है। तो ये हकीकत जानना सबका कर्तव्य है और सरकार को बताना भी चाहिए। पूरा देश जो है सेना के साथ है। देश के सैनिकों का कहीं कोई, हमेशा सैनिकों के हम साथ रहे हैं। और इंदिरा जी ने तो आप देखिए बांग्लादेश बना दिया। ऐसा किसी ने काम किया है किसी नेता ने? ये केवल बातें करते हैं और चीज़ों को छुपाते हैं। इंदिरा जी ने मुझे याद है कि मैं MA फाइनल का इम्तहान दे रहा था और उस समय अमेरिका का 7वां बेड़ा हिंद महासागर की ओर बढ़ रहा था। इंदिरा जी ने देशवासियों के सामने एक संदेश दिया कि देशवासियों, मैं आपकी एकता के भरोसे ये कह सकती हूँ कि अमेरिका का 7वां बेड़ा यदि भारत की समुद्री सीमा में घुस गया तो मैं उसको डुबो दूंगी। दूसरे दिन वो वापस अमेरिका लौट गया। तो वो हर बात की जानकारी देश के लोगों को देती थी। इसी तर्ज पर ये जानना चाहा कि वहाँ वास्तविक स्थिति क्या है।
तो वही करौली के टोडा भीम उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत जहानगर मोरडा के पहाड़ पर एक पौराणिक महंत तालाब बनाया गया, लेकिन उस समय रियासत हुआ करती थी, इसलिए सभी धार्मिक स्थल एवं जल स्रोतों का अच्छे तरीके से समय समय पर मरम्मत कार्य करवाए जाते थे। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो सभी रियासतों का विलय कर दिया गया। वही पंचायत राज विभाग द्वारा कार्य नहीं करवाने से वर्तमान स्थिति में तालाब मिट्टी कंकड़ पत्थर से भर गए हैं। वहीं आज के समय में कार्य कराने की जरूरत है। तो वही अजमेर के नसीराबाद में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर युवा कांग्रेस ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी राकेश कुमार को ज्ञापन भी सौंपा। सवाईमाधोपुर के बौली में मामूली बात को लेकर दो गुटों में झगड़े से कस्बे में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के मुताबिक पान की दुकान पर हुई मामूली कहासुनी के बाद बीती रात कुछ लोगों पर एक गुट ने एकाएक हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। ने आकर के स्टैंड पे पान की दुकान पे हमारे ऊपर हमला किया। उसके बाद में सर हमारी लड़ाई खत्म हो गई थी। सुबह में घर से 50,000 रुपये लेकर के नकदी लेकर के घर से निकला था। तो सर कुछ लोग वहाँ पर बैठे हुए थे मोहल्ले में, उन्होंने सर मेरी बाइक का करके मेरे ऊपर हमला किया और सर मेरा मोबाइल भी तोड़ा। उसके बाद में सर हमने 9 बजे और 10 बजे के बीच में सर बौली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। तो सर उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। और सर उसके बाद में हम जब थाने में गए वापस तो थाने से सामने इससे बोला कि आपने किसको रिपोर्ट दी है। तो वहीं दौसा में कलेक्ट्रेट सभागार में धार्मिक स्थल खोलने को लेकर मंत्री प्रसादी लाल मीणा, ममता भूपेश, कलेक्टर एसपी सहित जिले के धर्मगुरुओं ने बैठक में भाग लिया। इस दौरान सभी धर्मगुरुओं की राय से धार्मिक स्थलों को आगामी 31 जुलाई तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। जो CWC में मांग रखी है वो सबकी मन की मांग उन्होंने रखी है। राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाना ही जाना चाहिए और ये फैसला CWC करेगी, सोनिया जी करेगी। हमारी मांग है, मुख्यमंत्री जी ने कर दी। दूसरा, राजस्थान की सारी कांग्रेस ने उनके सामने अपनी बात रखी, हम भी उसी में शामिल है। राहुल गांधी जी को जल्दी अध्यक्ष बनना चाहिए। दूरगामी सोच है। इस कोरोना के लिए उन्होंने फरवरी में ही कह दिया था कि प्रदेश के अंदर, देश के अंदर वित्तीय प्रॉब्लम आएगी, बीमारी की समस्या आएगी। लेकिन भारत सरकार ने क्लिंटन की यात्रा हो, चाहे मध्य प्रदेश का गेम परिवर्तन करने की बात हो, वो उसमें उलझे रहे बजाय देश के लोगों की। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि राहुल गांधी जी हमारे दूरदर्शी नेता हैं। अगर उनको कांग्रेस की बागडोर मिलती है तो निश्चित तौर पे इस देश को बहुत ही अच्छे नेता मिलते। तो वहीं राजस्थान के 12 के अटरू कस्बे की बैंक में कैश जमा कराने आए किसान के थैले से 90,000 की राशि रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। जानकारी के मुताबिक अटरू के SBI बैंक में ननावता गांव का किसान 90,000 रुपए जमा कराने आया था। वहीं किसान बैंक में घुसा और पर्ची में डिटेल भरने के लिए उसने थैला टटोला तो उसमें पैसों की गड्डी गायब मिली। पर्ची भर के पर्ची में पैसे लिखे 90,000 रुपये। और फिर उस थैले में डाल के अंदर गया तो लाइन में लग गया। फर्स्ट लाइन में लगा तो उन्होंने कहा दूसरी लाइन में जमा होंगे। दूसरी लाइन में जाके लग गया। वो लगे था 1 मिनट हुआ और थैला चेक किया तो उसमें पैसे नहीं थे। अच्छा, अब वो कड़ा पर जाओ कौन लाग माइक कम ना उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद सैनी कोतवाली क्षेत्र में एक पिता ने अपने बेटे को नशे की आदत से परेशान होकर उसे जंजीर से जकड़ दिया है। वहीं नशे के आदी युवक को जंजीर के सहारे पेड़ से बांधकर रखा गया है। नशे की हालत में युवक परिजनों के साथ मारपीट भी करता रहा। इसी कारण पिता ने नशेड़ी बेटे के खिलाफ पुलिस में भी शिकायत की, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। थाना सैनी क्षेत्र के अंतर्गत
SME इंटर कॉलेज के पास में एक महुआ के पेड़ से एक बच्चे को जंजीरों से बाप ने बांध रखा है। इसकी अभी सूचना मिली है और वहाँ मौके पर पुलिस जा रही है। जो भी कार्रवाई होगी उनकी विधिक कार्रवाई। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिला कारागार जेल में एक कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि आरोपी ने 24 मार्च को अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी, जिसके चलते बलरामपुर कारागार में वो बंद था। वहीं घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया है। यूपी के लखीमपुर खीरी के धौरारा में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। यहां अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का पुलिस ने भांडाफोड़ करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसमें हमारे जनपद में धौरारा थाने की टीम के द्वारा धौरारा से एक फैक्ट्री पकड़ी है, असला फैक्ट्री, जिसमें 3 अभियुक्त हैं और उनके पास से 1 दर्जन अवैध असले बरामद हुए हैं और पूरे जनपद में कार्रवाई करके पिछले 24 घंटे के अंदर 2 दर्जन से ज़्यादा अवैध असले पकड़े हैं और अभियुक्त हैं 12 अभियुक्त भी पकड़े जा चुके हैं और अभी कार्रवाई चल रही है और लगातार हम अभी अभियान में प्रगति करवा रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक गर्भवती महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। घटना दूधी थाना क्षेत्र के डुमरडीहा गांव की है। घटना के बाद पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज करवाया है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना दूधी पर 22 तारीख की दोपहर 12 बजे एक पीड़िता ने आकर के ये तहरीर दी कि 21 तारीख की रात में जब उसने 2 अज्ञात व्यक्तियों से लिफ्ट मांगी तो उन 2 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा सुनसान में ले जाकर के उस महिला के साथ बलात्कार किया गया। इस संबंध में जब 22 तारीख की 12 बजे ये सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, फ़ौरन ही इसमें अभियोग पंजीकृत करके पुलिस की टीम लगाई गई, जिन्होंने जो पीड़िता ने जैसा हुलिया बताया था और जो नाम बताया था और जिस बाइक की पहचान बताई थी, उस आधार पर आसपास के गाँव में पूछताछ करके दबिश देना शुरू किया। तो पहचान करके 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पीड़िता ने भी उन दोनों को पहचाना है। इन दोनों को इसी जो मुकदमा लिखा गया है उसमें जेल में भेजा जा रहा है। शीघ्र ही इसमें दोनों अभियुक्तों और पीड़िता दोनों का मेडिकल करा करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई। तो वही नाबालिग से रेप के मामले पर शांतिकुंज प्रमुख प्रणव पांड्या की मुश्किलें अब बढ़ सकती है। दरअसल अब दिल्ली के चर्चित निर्भया रेप कांड में आरोपी की पैरवी करने वाले अधिवक्ता AP सिंह ने नाबालिग को न्याय दिलाने के लिए नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसे लेकर अधिवक्ता AP सिंह ने प्रणव पांड्या की गिरफ्तारी पर रोक के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा है कि पांड्या अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं और दुष्कर्म के आरोप में गवाह राजेंद्र नामक व्यक्ति की शांतिकुंज के अंदर हत्या करवा दी गई, जिसे आत्महत्या का रूप दिया गया। परिवार के अपने को स्वघोषित मुखिया कहते हैं, उनके ऊपर जो रेप किया था उन्होंने, उस केस की आज सुनवाई थी। उसमें पीछे 161 के बयान होने थे, वो हो गए हैं और 164 के बयान हरिद्वार में करा दिए गए हैं, जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ कंप्लेनेंट के हुए, विक्टिम के हुए। मैंने एप्लीकेशन मूव की थी विक्टिम की तरफ से, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद बयान 164 के रिकॉर्ड किए। जब रिकॉर्ड हो गए उसके बयान, उसमें न्याय इम्प्रूवमेंट क्या होता है, आधार पर जब 164 के बयान लड़की के मैं करा के गया शिकायतकर्ता के, और उसके आधार पर जब इस केस में पॉक्सो अट्रैक्ट हो गई, बयानों के आधार पर पता चल गया कि घटना के समय लड़की नाबालिग थी, तो पॉक्सो डॉक्टर प्रणव पांड्या और उनकी पत्नी पर अट्रैक्ट हो गई, लग गई। उसके बाद जो इस केस का मुख्य गवाह था राजेंद्र, जो कि गायत्री मिशन परिवार का ही मीडिया प्रभारी था, और गायत्री मिशन परिवार संस्थान उसी आश्रम में वहीं रहता था, वहीं उसे फ्लैट मिला हुआ था, वहां उसकी 17 जून को हत्या कर दी जाती है, उसकी हत्या हो जाती है। इसका मतलब वही। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।